साथियों, विषय के ऊपर कुछ बात रखने के पहले कुछ बातें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो छात्र नौजवानों के जो 5 विंग संगठन के द्वारा जो बनाए गए, ये क्यों बनाए गए, उसका क्या मकसद है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसका मकसद हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम लोग आगे की रणनीति नहीं बना पाएंगे, उसकी गंभीरता हमारे छात्र नौजवानों में निर्माण नहीं होगी। साथियों, 1978 में बामसेफ जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये जो संगठन 1978 में निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, और ये संगठन खास करके 3 लोगों ने बनाया। एक मान्यवर काशीराम साहब, दूसरे खापर्डे साहब और तीसरे दीना भाना जी। जब ये 3 लोगों ने संगठन बनाया, तब वामन मेश्राम साहब औरंगाबाद में मिलिंद विद्यालय में एजुकेशन ले रहे थे और बामसेफ संगठन के संपर्क में थे, क्योंकि मान्यवर खापर्डे साहब जो है वो औरंगाबाद मिलिंद विद्यालय में जाते थे छात्रों को जगाने के लिए। जब मिलिंद विद्यालय में कॉन्फ्रेंस लेते थे और छात्रों को जब जगाते थे खापर्डे साहब, उसी दौरान वामन मेश्राम साहब की खापर्डे साहब से मुलाकात हुई। मछुआरा समंदर में जब जाल फेंकता है तो हजारों मछलियां उस जाल में आती है, लेकिन मछुआरा निर्धारित करता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। उसी प्रकार से खापर्डे साहब ने, हजारों छात्रों ने खापर्डे साहब की बात को सुना, लेकिन उनमें से कुछ छात्र जो है खापर्डे साहब ने स्पॉटिंग किए। उनमें से एक वामन मेश्राम नाम के एक छात्र थे जो औरंगाबाद मिलिंद विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, और 1978 से ही मेश्राम साहब बामसेफ के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे। 1984 में जब मान्यवर काशीराम साहब ने जब बसपा बनाई, बहुजन समाज पार्टी, तब बामसेफ सिर्फ 14 राज्य में थी, 13 राज्य में थी और 114 जिलों में पूरे भारत में बामसेफ कार्यरत थी। 13 राज्य और 114 जिले 1984 में। और 1984 में ये नांदेड़ ऐतिहासिक भूमि है, सिख लोगों के लिए भी ऐतिहासिक भूमि है। और आज बामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, 1984 में इसी नांदेड़ BSNL में नौकरी कर रहे थे। तो 84 में बामसेफ सिर्फ 13 राज्य का संगठन था, 114 जिलों का संगठन था। खापर्डे साहब ने मेश्राम साहब के सामने प्रस्ताव रखा नौकरी छोड़ने का, और उस प्रस्ताव को मेश्राम साहब ने स्वीकारा और मेश्राम साहब ने 1984 में नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद वामन मेश्राम साहब ने अपनी जिंदगी का मकसद निर्धारित किया। पहला मकसद निर्धारित किया कि इस संगठन को देशव्यापी संगठन बनाऊंगा। तो 84 से लेकर उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया, निर्णय लिया, अपने जीवन का निर्णय लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं होता, वही व्यक्ति जिंदगी में सफल होता है जब किसी भी काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाता है। कोई भी काम हो, गहरा गहरा न तो गहरा जीवन में सफल नहीं होते, ध्यान रखो। आप छात्र नौजवान हो, जो भी कार्य आप लोग करना चाहते हो वो उद्देश्य निर्धारित करना होगा। मेश्राम साहब ने, उन्होंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित किया, उद्देश्य निर्धारित किया 1984 में कि मैं एक दिन एक रात बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा। एक दिन एक रात बेवजह मैं एक जगह पर नहीं रुकूंगा। ट्रेन में चलते रहे, बस में चले, ऑटो में चले,
रेलवे स्टेशन पर जिंदगी बिताई, धर्मशालाओं में रहकर संगठन का काम बढ़ाया, सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं वहां पे नहाना धोना कर कर संगठन का कारवा खड़ा किया। और जो निर्णय उन्होंने लिया था कि मैं एक रात एक दिन बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा और निरंतर चलते रहे, आज बाम से 31 राज्य, 550 जिला, 5550 तहसील, भारत में करीबन 60,000 ब्लॉक है, उनमें से 22,000 ब्लॉकों का संगठन बना। भारत में 7,20,000 गांव है, उनमें से आप 1.5 लाख गांव में आज यूनिट है। और 2014 में वामसेप से प्रेरणा लेकर जो बहुजन मुक्ति पार्टी बनी, तब से लेकर अभी तक 3.5 से 4 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है। इतना विशाल संगठन वामन मेश्राम साहब ने बनाया 1984 में जो निर्णय लिया था। दूसरा निर्णय उन्होंने लिया कि संगठन को एक जाति का संगठन नहीं बनने दूंगा। आज 2300 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यहां पर भी बहुत सारे जाति के लोग आए हैं महाराष्ट्र के। निर्णय लिया आज 2300 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और करीबन 4200 जाति तक हमारा जनसंपर्क है ऑल इंडिया में। जो जाति के रेफरेंस में आपको मैं बातें बता कि ये जाति को, इस संगठन को एक जाति का संगठन नहीं बनने देंगे। ये निर्णय लिया गया। अगर कोई बनाने का भी प्रयास करेगा किसी भी राज्य में तो भी हम बनने नहीं देने वाले। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय वामन मेश्राम साहब ने उन्होंने उनके जिंदगी में लिया कि मेरे जीते जी मैं इस संगठन को, मेरे जीते जी इस संगठन को मैं खत्म नहीं होने दूंगा और इस संगठन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इस आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्रों की 5 विंगे बनाई कि कम से कम मेरे जीते जी ये संगठन समाप्त, ये आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। आज उनकी उम्र 63 ईयर्स ओल्ड मैन, 63 साल की उम्र है उनकी। दिन रात चल रहे हैं 365 दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन उनका कोई कार्यक्रम ना हो। अगर कार्यक्रम नहीं है तो मीटिंग है, मीटिंग नहीं है तो कोई अपॉइंटमेंट होती है, नहीं तो फिर ट्रैवलिंग होती है। एक जगह पर रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। 365 दिन का शेड्यूल बना हुआ है। साथियों, जो बातें मैं आप लोगों को बताने का जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, छात्रा प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, ये जो संगठन बनाया गया, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। उद्देश्य के प्रति जिन लोगों की गंभीरता नहीं होती वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव अगर समझ में नहीं आया तो, नहीं तो छात्र हमारे हैं और संगठन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों के। छात्रों का संगठन कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों को अंदाजा नहीं है। 1925 में आरएसएस बनी है। आरएसएस ने अगर पहला संगठन, 3 संगठन आरएसएस ने सबसे पहले निर्माण किए। एक विश्व हिंदू परिषद था, दूसरा ट्रेड यूनियन था और तीसरा ये एबीवीपी नाम का संगठन आरएसएस ने बनाया, छात्रों का पहला संगठन। इतना इंपॉर्टेंट है छात्र। तो ये छात्र विंग का जो उद्देश्य है, ये आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। क्योंकि साथियों, जिन जिन महापुरुषों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के जिन जिन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए, वो आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गए। जैसे तथागत बुद्ध का आंदोलन बुद्ध की पीढ़ी में समाप्त हो गया। सम्राट अशोक का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गया। छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। बिरसा मुंडा का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। जितने भी महापुरुष, चाहे भगत सिंह भी क्यों ना हो, जितने भी महापुरुष इस मूल निवासी बहुजन समाज में निर्माण हुए, उनका आंदोलन उनके पीढ़ी में ही समाप्त हो गया। मेश्राम साहब ने निर्णय लिया
कि मेरे जीते जी मेरे पीढ़ी में यह आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए छात्र विंग बनाई, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा। समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैक ऑफ लीडरशिप। समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है, घर घर में नेता आपको मिलेंगे। एक है इमेज बेस्ड लीडरशिप, एक है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। इमेज बेस्ड जो लीडरशिप होती है वो झबे वाली होती है। जैसे हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक है बाला साहब मिसाल पाटिल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अहमदनगर जिला के हैं। नगर जिला में जब कार्यक्रम लगा हुआ था उसकी परमिशन लेने के लिए बाला साहब मिसाल पाटिल सर ने एप्लीकेशन की पुलिस स्टेशन में। जैसे आप लोगों ने यह कार्यक्रम रखा तो नांदेड़ के लोगों ने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन की होगी परमिशन के लिए। एप्लीकेशन करने के बाद में जब परमिशन लेने के लिए बाड़ा साहब जब पुलिस स्टेशन गए तो अकेले गए, शर्ट पैंट पहने हुए थे। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन शर्ट पैंट पहने गए थे। चलो भाई परमिशन ही लाना है। और जब पीआई से जाकर मिले तो मिसाल पाटिल सर जो है, बाड़ा साहब जो है, वो पीआई को समझा रहे थे इस कार्यक्रम का इंपॉर्टेंस क्या है, हम परमिशन क्यों मांग रहे, ये कार्यक्रम हम लोग क्यों ले रहे। तो पीआई ध्यान नहीं दे रहा था, पुलिस इंस्पेक्टर। उतने में ही बाड़ा साहब के एरिया का ही एक 10वीं फेल नेता आया, झबे वाला, 4-5 लोगों को लेकर। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आया तो पीआई खड़ा हो गया। 10वीं फेल, इमेज बेस्ड लीडरशिप और नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। बाड़ा साहब मिसाल पाटिल पीजी पढ़े हुए, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड भी है, एमए बीएड भी है। जब वो बता रहे थे कि ये कार्यक्रम हम क्यों ले रहे हैं तो पीआई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन बाड़ा साहब के एरिया का ही 10वीं फेल नेता झबा पहनकर 4-5 लोगों को साथ में लेकर जैसे वो पुलिस स्टेशन में आया तो पीआई खड़ा हो गया। पीआई ने कहा आइए सर, वेलकम, बोलिए कैसे क्या आना हुआ। नहीं हम लोग ऐसी ऐसी सवाल ले रहे हैं, हमें परमिशन चाहिए। अब बिल्कुल तुरंत मिलेगी। बेल दबाई, सिपाही को बुलाया, अरे भाई साहब आए, चाय ला। ये सारी सीन जो है बाड़ा साहब पाटिल देख रहे थे। इस साला में इतना पीजी पढ़ा हुआ व्यक्ति इस पीआई को समझा रहा हूं कि हम कार्यक्रम क्यों ले रहे हैं, ईवीएम का क्या मामला है, ये समझा रहे हैं। ये पीआई मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये मेरे ही एरिया का 10वीं फेल झबा वाला व्यक्ति आ गया तो पीआई खड़ा हो गया। 5 मिनट के अंदर उस झबे वाले नेता का काम हुआ, झबे वाला नेता चला गया। और फिर बाड़ा साहब मिसाल पाटिल ने वो पीआई को कहा कि बोले मैं आपको नॉलेज दे रहा था, आप मुझे सुन नहीं रहे थे। वो 10वीं फेल झबे वाला व्यक्ति आ गया, आप चेयर से खड़े हो गए, बोले मामला क्या है। तो ये इमेज बेस्ड लीडरशिप जिनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पुनः करार की वजह से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। इमेज बेस्ड लीडरशिप को समाज अपना नेता मान रहा है। जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं, समाज की सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ लीडरशिप। समाज जिनको अपना नेता मानता है आज उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे मायावती हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे मुलायम सिंह हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे नीतीश कुमार हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। जीताराम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, शुभू सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, शरद पवार हो, रामदास अठवले हो, प्रकाश आंबेडकर हो, जितने भी हमारे समाज के नेता हैं उन सभी नेताओं की उम्र जो है वो 60 के ऊपर है। इसलिए मैं हर कार्यक्रमों में कहता हूं कि 10 साल बाद ये मरने के कगार पर आने वाले। 10 साल में आज अगर उनकी उम्र 60 के ऊपर है तो 10 साल बाद ये मरने के कगार पर आने वाले हैं। तो इस SC ST OBC माइनॉरिटी में लीडरशिप की बहुत बड़ी खाई निर्माण होने जा रही है। इसको कौन पूरा करेगा। और मैं पिछले 13 साल से संगठन में काम कर रहा हूं पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर। करीबन 32-33 राज्यों में मेरे कार्यक्रम हुए हैं और 288 जिला में अभी तक मेरे कार्यक्रम हुए हैं। मैं इनकी औकात जानता हूं। इनके बेटों की राज्य संभालने की औकात नहीं, देश कहां से संभालेंगे।
इनकी जो औकात है बेटों की, जितने भी नेताओं के नाम लिए, कुछ लोगों को लड़के है, कुछ को है नहीं, तो इनकी राज्य संभालने की औकात नहीं है, देश कहां से संभालेंगे? जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, तो 10 साल में समाज में लैक ऑफ लीडरशिप की बहुत बड़ी खाई निर्माण होने वाली है। इसको पूरा कौन करेगा? समाज की सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है। उस लैक ऑफ लीडरशिप को पूरा करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्र संघ बनाया, एक आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना, और दूसरा समाज की समस्या लैक ऑफ लीडरशिप को है उसको पूरा करना। आज जो भी युवा यहां पर जितने भी छात्र नौजवान आए हैं, अगर उनकी उम्र 20 साल की है, अगर 10 साल अगर इस आंदोलन में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 10 साल, तो जिसकी उम्र आज 20 साल की है, 10 साल में उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की रहने वाली है। जिसकी उम्र 25 साल की है, 10 साल में उसकी उम्र सिर्फ 35 साल की रहने वाली है। जिनकी उम्र 30 साल की आज है, 10 साल में उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की रहने वाली है। आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ बचाया जा रहा है, आपको बूढ़े भी होने नहीं देंगे। भरी जवानी में इस देश के शासन करती जमात हम लोग बनने जा रहे हैं, भरी जवानी में। जो बातें आपको बताई जा रही, ये छात्रों को इस्तेमाल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। जिस प्रकार से छात्र हमारे होते हैं और संगठन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों के होते हैं, दुश्मनों के होते हैं, छात्र हमारे एबीवीपी संगठन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे एनएसयूआई संगठन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे एआईएसएफ संगठन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे और एसएफआई ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे होते हैं, संगठन ब्राह्मणों के होते हैं। कैसे समस्या का समाधान होगा? जो बातें आपको बताई जा रही, अगर हम लोग 10 साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि साथियों वर्तमान का जो छात्र है ये मिसगाइडेड मिसाइल है। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, छात्र नौजवान छात्र नहीं था, नौजवान थे छात्र नहीं था। 1950 के पहले अगर मैं यहां पर सवाल पूछूं कि 1950 के पहले किसका दादा परदादा ग्रेजुएट था, हाथ ऊपर कीजिए तो है, कीजिए हाथ ऊपर, कोई है? इसका अर्थ क्या होता है? यहां पर इतने 600-500 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप में से कोई दादा परदादा अगर 1950 के पहले अगर कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था, इसका मतलब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार 1950 के पहले नहीं था। ओबीसी को क्या लगता है? शेड्यूल कास्ट को नहीं था। ओबीसी को क्या लगता है? आदिवासी को नहीं था। तो मैं जब ओबीसी के भी सम्मेलन लेता हूं और उनके कार्यक्रमों में जाता हूं तो उनको भी पूछता हूं, तो उनमें से भी कोई हाथ ऊपर नहीं करता। तब उनको पता चलता है नहीं नहीं, ये अधिकार भारत के समस्त एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को नहीं था। ये संविधान की बदौलत नेता निर्माण हुआ। जो संविधान की बदौलत नेता निर्माण हुआ वो पार्टी हाईकमान का गुलाम है। जो कर्मचारी निर्माण हुआ, नेतृत्व कौन लोग कर सकता है और उनका क्या कैरेक्टर बन चुका है। जो कर्मचारी निर्माण हुआ वो कर्मचारी परिवार में मदमस्त है। आप महाराष्ट्र में कहते हो बाल्या बाली 10x10 की खोली, अपने परिवार में ही खुश है। और जो छात्र है वो मिसगाइडेड मिसाइल है और हाईजैक किए हुए नेतृत्व को हमारा समाज अपना नेता मानता है। उदाहरण कन्हैया कुमार, बिहार का भूमिहार ब्राह्मण, हाईजैक किया हुआ है। अन्ना हजारे महाराष्ट्र का, अभी किधर नहीं, अभी पता नहीं वो किधर चला गया, कौन सा गन्ना खा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक है अन्ना खा रहा है अभी गन्ना, कहां गया कोई जानकारी नहीं। जो बातें आपको बताई जा रही कि हाईजैक किए हुए लीडरशिप को समाज नेतृत्व सिखा रहा है। रामदेव बाबा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सभी समस्या का समाधान योग से होगा। अबे अपनी आंख तो पहले ठीक कर, योग से फिर बात को सब बाद में सलाह दे लोगों को जितनी सलाह देना है। कहता है कि ये बामसेफ वाले वैचारिक आतंकवादी है। पहले नाम भी लेने से डरते थे, अभी नाम ले रहे हैं। जिन्होंने बामसेफ का नाम नहीं सुना था रामदेव बाबा जी की वजह से वो बामसेफ को सर्च करने लगे। जिन्होंने नाम भी नहीं सुना था बामसेफ का, अभी लोग बामसेफ को सर्च कर रहे हैं कि भाई वैचारिक आतंकवादी क्या मामला है, अभी लोग सर्च कर रहे हैं। तो ब्राह्मण जो है वो रामदेव बाबा को एक नहीं 10 गालियां दे रहे कि जो गधेपंथी उन्होंने की उसके बारे में आप लोगों को बताए जा रहे हैं।
तो दुश्मन जो है हाईजैक लीडरशिप को करता है और समाज में उसको प्रस्तावित करने का काम करता है, उनकी व्यवस्था को बरकरार करने के लिए। अगर हम लोग अगर 10 साल अगर इस आंदोलन में अगर इन्वेस्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का, ये गंभीरता है कि आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना, लीडरशिप पैदा करना, ये हम लोग ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसके दस्तावेज है। तथागत बुद्धा ने जब घर छोड़ा उनकी उम्र सिर्फ 29 साल की थी, हमारी उम्र थी। दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए, जिन जिन महापुरुषों ने जो परिवर्तन किए, हमारे उम्र के लोगों ने दुनिया में परिवर्तन लाया है। बुद्धा ने घर छोड़ा उम्र 29 साल। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जब आंदोलन शुरू किया उम्र 21 साल की थी। छत्रपति शाहू महाराज ने जब आंदोलन शुरू किया उम्र 26 साल की थी। बाबा साहब आंबेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया, सार्वजनिक जीवन में आए, उम्र 25 साल की थी। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा शहीद हुए उम्र 25 साल और भगत सिंह शहीद हुए उम्र 23 साल। हमारी उम्र के लोगों ने दुनिया में परिवर्तन लाया है। अगर हम 10 साल अगर इन्वेस्ट करते हैं, मैं छात्रों का नेता हूं, राष्ट्रीय प्रभारी हूं, 200% गारंटी दे रहा हूं, 10 साल में हम लोग ही इस देश के शासक करती जमात रहने वाले हैं, अगर हम लोगों ने सही तरीके से काम किया तो। जो बातें आपको बताई जा रही, ये ऑब्जेक्टिव है छात्र विंग का। इतना ही नहीं तो वामन मेश्राम साहब ने आज 42 साल में इस संगठन को देशव्यापी संगठन बनाया। आज 4200 जाति तक हमारा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है। 3-3.5 लाख गांवों तक हमारा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है। इतना ही नहीं तो 4 बड़े बड़े भवन है बामसेप के, महाराष्ट्र में 2 है, पुणे में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में 1 है और वेस्ट बंगाल में है, और 9 राज्य में लोगों ने हम लोगों को जमीन दान में दी है। दिसंबर 2020 तक हम लोग 9 राज्य में बामसेप भवन हम लोग बनाने जा रहे हैं। 9 भाषा में साप्ताहिक चल रहा है। 2 डेली पेपर चलते हैं, मराठी और हिंदी डेली पेपर, दैनिक मूल्यवासी नायक। 2 मैगजीन चल रहे हैं, एक इतिहास संदेश और एक अंग्रेजी में है बहुजनों का बहुजन भारत। 512 पूर्णकालीन प्रचारक है, करीबन 250 टू व्हीलर है, 48 4 व्हीलर है संगठन के पास में। आज संगठन समाज से 35 करोड़ रुपया सालाना हम लोग जनरेट करते हैं और 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करने के लिए 35 करोड़ रुपया हम लोग साल भर में खर्चा करते हैं। आज इतना बड़ा विशाल संगठन मूल निवासी बहुजन समाज में दूसरा कोई नहीं है। ये साधन और संसाधन, जितने भी साधन और संसाधन आज वामन मेश्राम साहब ने डेवलप किए, अगर इतने ही साधन और संसाधन हमारे महापुरुषों के वक्त अगर होते तो इस देश में क्रांति हो गई होती, परिवर्तन आ गया होता। जो बातें आपको बताई जा रही, ये ऑब्जेक्टिव है संगठन का। ये छात्र विंग बनाने के पीछे का ये ऑब्जेक्टिव है कि आंदोलन को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हम लोग करना चाहते हैं। जो मिसगाइडेड मिसाइल है, अगर उनको गाइडलाइन में लाया जाए तो गाइडलाइन में लाने के लिए देश भर में हम लोग 4 ट्रेनिंग कैंप हम लोग चलाते हैं छात्रों के लिए। जैसे भारत सरकार का कैडर आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से समाज का भी कैडर होना चाहिए जो समाज को सही दिशा दे। तो 4 ट्रेनिंग कैंप हम लोग छात्रों के लिए चलाते हैं संगठन के द्वारा। पहला ट्रेनिंग कैंप है, बहुत सारे छात्रों का सवाल होता है कि हमने समाज का काम क्यों करना चाहिए। पहला सवाल, समाज का काम क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ही हम लोगों ने ट्रेनिंग कैंप बनाया। उसका नाम है हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल। वामन मेश्राम साहब 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप लेते, मैं 3 दिन का लेता। फिर काम क्यों करना चाहिए, ये समझ में आने के बाद कैसे करना चाहिए, तो ये मैनेजमेंट का ट्रेनिंग है। ये भी 5 दिन का हम लेते, उसको नाम दिया है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग कैंप। ये मेश्राम साहब 5 दिन का लेते, मैं 3 दिन का लेता हूं। तीसरा एक ट्रेनिंग कैंप हम लोगों ने डेवलप किया, उसका नाम है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। हमारे समाज में बोलने वाले लोगों की कमी है, समझाने वाले लोगों की कमी है,
मोटिवेशन करने वाले लोगों की कमी है, मैनेजमेंट वाले लोगों की कमी है, प्रशिक्षण लेने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि ये क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारत सरकार करती है कि भारत का विद्वान व्यक्ति आईएएस है, इतना विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद भी उत्तरांचल मसूरी में उसको 2.5 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है कि प्रशासन का काम कैसे संभालना है। विद्वान, भारत सरकार कहती है आईएएस विद्वान व्यक्ति है भारत का, उसको भी 2.5 साल का ट्रेनिंग होता है। इसलिए ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, छात्र प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ ये क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए हम लोग तीसरा ट्रेनिंग चलाते, ट्रेनिंग्स फॉर ट्रेनर, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। और अभी 1 साल हुआ, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग डेवलप किया, उस ट्रेनिंग का नाम है ट्रेनिंग्स फॉर लीडरशिप। और ये 1 दिन का ट्रेनिंग और ट्रेनिंग्स फॉर ट्रेनर, ये 2 दिन का, ऐसे 4 प्रशिक्षण शिविर जो है हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में चलाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर हम लोग 10 साल इन्वेस्टमेंट करते तो हम देश चलाने वाले लोग रहने वाले हैं, ये पूरे गारंटी के साथ हम लोग कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ये उद्देश्य है भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हर छात्रों ने काम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पर उतरना चाहिए, ये उद्देश्य को ध्यान में रखकर। क्योंकि साथियों, उद्देश्य के प्रति अगर आपकी गंभीरता नहीं होगी तो आप लोग काम नहीं कर पाओगे। इसलिए उद्देश्य के ऊपर 100% आपका विश्वास होना चाहिए। 5 चीजों को लेकर हम लोग किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, और कोई करने का प्रयास करेगा तो भी हम करने देने वाले नहीं है। 5 चीजों को लेकर यहां पर बहुत सारे नए छात्र भी आए होंगे जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे। यहां पर बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो सुनते हैं, उनके लिए भी बताया जा रहा है। 5 चीजों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हम लोग जिंदगी में करने वाले नहीं है। नंबर 1, उद्देश्य क्लियर है, डायरेक्ट व्यवस्था परिवर्तन। हम मट्ठी का बांध बांधना नहीं चाहते, गटर को बदलना चाहते। हमारे समाज में मट्ठी का बांध बांधने का कार्यक्रम चल रहा है, हम गटर को बदलना चाहते। क्लियर उद्देश्य है, नो कॉम्प्रोमाइज। उद्देश्य को लेकर अगर कोई कार्यकर्ता कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेगा तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, विचारधारा को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज, कोई मिलावट नहीं। जैसे मायावती जी ने मिलावट की, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, जीताराम जी, शरद पवार जी, रामदास अठवले जी, प्रकाश आंबेडकर जी, इन लोगों ने जो मिलावट की विचारधारा में, हमने अभी तक 42 साल हो गए, कोई मिलावट नहीं। विचारधारा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तीसरा है पॉलिसी, पॉलिसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, डायरेक्ट पुलाव पॉलिसी हमारी क्लियर है, 15-50 की पॉलिसी। चौथा, लीडरशिप को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई कार्यकर्ता लीडरशिप के विरोध में जाकर अगर कोई कार्य कर रहा है या लीडरशिप के विरोध में अगर कुछ बयानबाजी कर रहा है तो नो कॉम्प्रोमाइज। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आप लोगों को बताया जा रहा है कि संगठन के साधन और संसाधनों का जो भी व्यक्ति मिसयूज करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, और मैं तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर कोई मिसयूज करेगा संगठन के साधन और संसाधनों का, थोड़ा समय लगेगा, चलेगा। तथागत बुद्धा ने जब आंदोलन शुरू किया और सारनाथ में जब पहला प्रवचन तथागत बुद्धा का हुआ तो 5 लोग थे। वो 5 लोगों को साथ में लेकर तथागत बुद्धा ने 2500 साल की वर्ण व्यवस्था 45 साल में खत्म की। ये गंभीरता जो है हर छात्रों में होनी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट, आज जो सब्जेक्ट लगाया गया, ये सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब्जेक्ट जो लगाया गया है इस राज्य अधिवेशन में, इसका मीनिंग क्या है। क्या ये जो सब्जेक्ट लगाया गया दुश्मन के कैरेक्टर को लेकर, जो पोर्टल सिस्टम उसने लाई, जो एमपीएससी, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार, जो आयोग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जहां से चपरासी से लेकर क्लास 3 A ग्रेड से लेकर तहसीलदार तक, डिप्टी कलेक्टर तक लोग तैयार होते हैं,
ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम वो लोग कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। इस बात को जानने और समझने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ी एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट लगाने के पीछे हमारा क्या मकसद है, ये सब्जेक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले इस समाज के, इस भारत में जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग थे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ने लिखने का अधिकार जो है वो मनुस्मृति नाम के धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को लिखा हुआ था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में बीपीसी नाम का कानून था, ब्राह्मण पिनल कोड, और उसमें ब्राह्मणों को 100% अधिकार, क्षत्रियों को 80% रिजर्वेशन, वैश्यों को 60% रिजर्वेशन, लेकिन जो शूद्र और अति शूद्र थे उनको 5% भी रिजर्वेशन नहीं था। अब इसी कैलकुलेशन को आप लोगों को ध्यान में रखकर अगर इस सब्जेक्ट को आप लोग देखने का प्रयास करोगे तो हमारी संख्या ज्यादा है। हम 85% लोग हैं, शेड्यूल कास्ट 15% है, शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, ओबीसी 52% है, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान लिंगायत शिव धर्मीय 10.5% है। अगर आप इनकी टोटल लगाते हो तो हम 85% है। हमारी संख्या ज्यादा है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर मान लीजिए 3.5% ब्राह्मणों को 100% एजुकेशन मिलता है, ये सब्जेक्ट लगाने के पीछे और ये जो षड्यंत्र पूरे देश भर में जो हो रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, हमारी संख्या 85% है। अगर 3.5% ब्राह्मणों को अगर 100% एजुकेशन मिलता है तो अभी भारत की लोक संख्या 130 करोड़ है। समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं कि चलो 100 करोड़ आंकड़ा पकड़ लेते, आसान हो जाएगा समझने के लिए। अगर 100 करोड़ अगर जनसंख्या है तो 3.5% ब्राह्मण 100 करोड़ में कितना होगा, 3.5 करोड़ होगा। अगर 3.5 करोड़ ब्राह्मणों को अगर 100% भी अगर शिक्षा मिलती है तो उनके 3.5 करोड़ बच्चे पढ़कर बाहर आएंगे। अगर 85% अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को अगर 100% एजुकेशन मिलता है तो 100 करोड़ में हम 85 करोड़ होते हैं, तो हमारे 85 करोड़ पढ़कर बाहर आएंगे। अगर हमें अगर 50% अगर अधिकार मिलता है, 50% तो भी हमारे 42.5 करोड़ बच्चे हमारे पढ़कर बाहर आ सकते हैं। वो लोग जान रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि इनको 25 भी मिल जाए, इनको 25 भी मिल जाए तो भी इनके बच्चे पढ़कर हमसे ज्यादा ही रहने वाले हैं। इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी उन लोगों ने इस प्रकार की बनाई और एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर सबसे पहले उन्होंने षड्यंत्र करके सबसे पहले उसको खत्म करने का प्रयास किया। भोपाल में मध्य प्रदेश में जब बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन था तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो हरियाणा में लगाई गई थी। तो 18 नवंबर का पेपर है, 18 नवंबर 2016 का, तारीख बता रहा हूं। पेपर का नाम है दैनिक जागरण और वहां पर एक आर्टिकल लिख कर आया। 18 नवंबर आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको मिलेगा। एक आर्टिकल लिख कर आया कि किसी भी देश को अगर खत्म करना है तो उस देश के ऊपर अणुबॉम्ब या कोई शस्त्र डालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी देश को अगर खत्म करना है, समाप्त करना है, तो उस देश के ऊपर अणुबॉम्ब या शस्त्र डालने की जरूरत नहीं है। अगर उस देश को अगर समाप्त करना है तो उस देश की शिक्षा प्रणाली समाप्त कर दो, वो देश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं, अणुबॉम्ब डालने की जरूरत नहीं, कोई शस्त्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शिक्षा प्रणाली खत्म कर दो, वो देश ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि साथियों 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज को शिक्षा से, ज्ञान से, विज्ञान से, कंप्यूटर ज्ञान से, दूर संचार साधनों से, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से हम लोगों को हजारों सालों से दूर रखा गया। अगर हमारे समाज के
अगर 5% भी अगर छात्र पढ़कर बाहर आते हैं तो ब्राह्मणों के छात्रों की तुलना में हमारी संख्या ज्यादा रहने वाली है। इसलिए वो लोग एजुकेशन पॉलिसी इस प्रकार से उन लोगों ने बनाई। अभी एजुकेशन का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 335 में शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 45 में उम्र 6 से लेकर 14 तक फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। उस वक्त की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आज अगर बाबा साहब होते तो आज बाबा साहब होते और यही आर्टिकल्स अगर लिखने का मामला होता तो आज एक लाइन में लिख देते कि हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन फ्री होना चाहिए। क्योंकि हमारा 55 देशों में नेटवर्क है दुनिया में। हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर अंकुश पाटिल है, प्रशांत राले है, कुमार नागेली है हैदराबाद के। जब पश्चिम बंगाल मालदा टाउन में जब राष्ट्रीय अधिवेशन था तो मेरी जिम्मेदारी लगाई गई थी प्रशांत राले जी को कलकत्ता एयरपोर्ट से रिसीव करने की और मालदा टाउन लाने की। जब उनको मैंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, ऑस्ट्रेलिया से वो आए थे, तो उनको मैंने पूछा कि आपके ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन पॉलिसी कैसी है। तो उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है वो 12% एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है, 12%। तो मैंने उनको पूछा कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है वो 12% खर्चा क्यों करती है, और तब भारत में 1.5% खर्चा किया जाता था और खिचड़ी के ऊपर 2.5% खर्चा किया जाता था। खिचड़ी के ऊपर 2.5% और एजुकेशन के ऊपर 1.5%। यानी हमारे बच्चे जो है वो खाना खाकर क्लास में सोना चाहिए, बस दूसरा कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने जब उनको पूछा कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है इतना खर्चा क्यों करती है, तो उन्होंने मुझे कहा खर्चा ही नहीं करती, बल्कि बच्चों को घर से रिसीव करने से लेकर स्कूल तक छोड़ने के लिए और स्कूल से घर तक छोड़ने के लिए जो भी खर्चा आता है वो सारा खर्चा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट करती है। और हमारे बच्चों को ऑटो लगाना पड़ता है, वो भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है विदेश में? तो वहां की सरकारें, उन्होंने मुझे बताया कि वहां की सरकारें ऐसा सोचती है कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पैदा होगा या कोई साइंटिस्ट होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया का होगा। कोई भी बच्चा मेंटली रिटायर्ड पैदा नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा मेंटली रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां की सरकारें जो है ये कोशिश करती है और एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बजट निर्धारित करती है। भारत की समस्या क्या है कि जो मूल निवासी लोग हैं वो संख्या में बहुसंख्य लोग हैं और जो विदेशी लोग हैं वो संख्या में अल्पसंख्य लोग हैं। अल्पसंख्य लोग ये सोच रहे और जान रहे कि अगर बहुसंख्य लोगों को अगर सही तरीके से शिक्षा अगर मिल जाए, तर्कसंगत एजुकेशन अगर मिल जाए तो इनकी संख्या ज्यादा है, तो ये लोग अगर जागरूक हो जाए, बुद्धिमान हो जाए तो ये देश चलाने लायक बन सकते हैं। संख्या ज्यादा है, इस वजह से राज इन लोगों का आ सकता है, ये वो लोग सोच रहे हैं। इसलिए जो वासनिक सर ने आप लोगों को बताया ह्यूमन इंडेक्स के बारे में, 185 185वां नंबर कोई साधारण नंबर नहीं है। यानी अमेरिका का जो बच्चा है उसके तुलना में हमारे लोग जो है 185 से हम लोग पीछे हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इतना डिफरेंस है हमारे भारत के ब्रेन में और अमेरिका के ब्रेन में। तो इस प्रकार से उन्होंने ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई और शिक्षा इतनी महंगी कर दी। भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटियां 48 है और 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन 0 है। और जो भी बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उन्होंने सोचा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन मिलता है, अगर इस यूनिवर्सिटी में अगर ये SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को अगर पढ़ाई मिली तो ये बच्चे जागरूक हो जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने जैसे JNU हो या जो भी यूनिवर्सिटियां हो, भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटियां है सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, उस यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने का कार्यक्रम उन लोगों ने कर दिया। क्यों? जिस प्रकार से जिला परिषद स्कूल खत्म करने के लिए जिला परिषद स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, आज वो लोग
यूनिवर्सिटियों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। एक एक यूनिवर्सिटी जो है कम से कम 25-30 एकड़ जमीन में बसी हुई है। इसमें बहुत सारे मामले हैं। एक एक स्कूल जो है जिला परिषद की एक एक 2-2 एकड़ जमीन में बसी हुई है। अगर जिला परिषद स्कूल अगर खत्म होगी तो वो जमीन किसकी होगी? सरकार की होगी। भारत में 27,000 कंपनियां आ रही है। उन कंपनियों को जमीन चाहिए, उनको पानी चाहिए। ये अरबों खरबों का मामला इसमें छुपा हुआ है। जो बातें आपको बताई जा रही है, तो जिला परिषद स्कूल को खत्म करने के लिए जिला परिषद स्कूल में कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिस दिन जिला परिषद स्कूल बंद हो जाएगी उस दिन प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ जाएगी, और इतनी फीस बढ़ेगी, आप जेएनयू का जो हाल आप लोग देख रहे हो, 300 गुना फीस बढ़ी हुई है। जहां पे जेएनयू का छात्र जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 5,000 में वहां पर पढ़ाई होती थी, आज उसको 50,000 रुपए पे करना पड़ रहा है। जिस सिलेबस के लिए 1,000 रुपए लगते थे, आज उस सिलेबस के लिए 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कहां से लाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां जब तक बंद नहीं होगी तब तक टाटा बिरला मफतलाल अंबानी की यूनिवर्सिटी चलने वाली नहीं है। साथियों, इस वजह से आज वो लोग जो है फीस बढ़ा रहे हैं एजुकेशन में, ताकि हमारे बच्चों को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ना मिले। दूसरा, पहले शिक्षक भर्ती होती थी, फिर शिक्षण सेवक लाया। पहले शिक्षक था, उसको सेवक बनाया। उसका विश्लेषण विस्तार से वासनिक सर ने आपको बताया। पहले शिक्षक था, अभी सेवक बनाया। साथियों, 1990 में कांग्रेस का राज था इस देश में, और कांग्रेस ने 1990 में एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है भारत की, वो सारी प्राइवेट हो रही है। जिला परिषद का प्राइवेटाइजेशन के लिए डीआरडीए लाया, पंचायत समिति के प्राइवेटाइजेशन के लिए एमएसआरएलएम, एनआरएलएम लाया, हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन के लिए एनआरएचएम, पहले एनआरएचएम था, अभी एनएचएम कर दिया उसका। एसटी महामंडल प्राइवेट हो चुकी है करीबन 85%, बिजली महामंडल प्राइवेट हो चुका है, एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट वो लोग प्राइवेट कर रहे हैं। ये 1990 में कांग्रेस ने यह कानून लाया। 1990 में इसके विरोध में राजीव गांधी जिंदा थे। राजीव गांधी ने 2.5 घंटे का स्पीच दिया सदन में। यह प्लान जो बनाया गया है प्राइवेटाइजेशन का, अभी रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन ये रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट ए रिजर्वेशन, दे ओनली रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व क्या है? जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रिजर्वेशन ये गरीब लोगों को की हुई मदद नहीं है। रिजर्वेशन अपाहिज लोगों को की हुई मदद नहीं है। रिजर्वेशन दबे कुचले लोगों को, पीड़ित लोगों को की हुई मदद नहीं है। रिजर्वेशन ये प्रतिनिधित्व है। और वही प्रतिनिधित्व 1990 में एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में खत्म कर दिया। 90 से नौकरियां समान। अब एमपीएससी ही नहीं, अभी यूपीएससी की भी एग्जाम नहीं होगी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो है वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे कि ये नरेंद्र मोदी ने सिलेक्ट। अभी महाराष्ट्र में राज्य अधिवेशन होने की वजह से हमने एमपीएससी का सब्जेक्ट हम लोगों ने लगाया, लेकिन यूपीएससी भी जो एग्जामिनेशन है जहां से भारत के कैडर पैदा होते हैं, वो भी अभी कंपनियां निर्धारित करेगी। आईएएस कौन होगा, आईपीएस कौन होगा, आईएफएस कौन होगा, आईआरएस कौन होगा। प्राइवेट कंपनियों को वो लोग ये सारा टेंडर दे रहे हैं, तो उनके समर्थन के लोग निर्धारित करेंगे। जैसे हमारे एक कार्यकर्ता बॉम्बे से जो आए हुए
उन्होंने जो बात बताई, क्या नाम उस लड़की का जो सिलेक्ट हुई थी, वो बनकर, अच्छा वंजारी थी ना, हाँ वंजारी जाति की थी, सारे इसमें सिलेक्ट हो गई वो लड़की। सिर्फ उसको कहा कि आपका जाति प्रमाण पत्र लाओ, यही मैटर था। हाँ, लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें आपकी कास्ट हो। जैसे ही पता चला कास्ट वंजारी है, वो शायद निरीक्षक करके वाणिज्य विभाग में, बिक्री कर विभाग में वो निरीक्षक करके सिलेक्ट हुई थी, सिर्फ जाति देखकर उसकी कैंसिल कर दी। लोगों को लगता है कहां जाती है, हमारे समाज के लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है कि कहां जाती है, जातियां तो खत्म हो गई। हमारा जो अधिकारी होता है वो 10 से 5 बजे तक ऑफिस में होता है, अधिकारी होता है, और वहां पर अगर कोई ब्राह्मण क्लास 3 ए ग्रेड का अगर कर्मचारी है तो उसको लगता है अरे मैं बेल बजाता हूं तो वो दौड़ कर आ जाता है, कहां जाती है। हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को वो लोग ऐसे कहते हैं। वो क्लास 3 ए ग्रेड का जो ब्राह्मण अधिकारी होता है वो जानता है कि 10 से 5 बजे तक ये क्लास 1 अधिकारी है, 5 बजे के बाद ये समाज में जाएगा तो समाज व्यवस्था में आएगा, और समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्रीदास है, अछूत है, आदिवासियों का अलगीकरण है। जो बातें आपको बताई जा रही, अभी एमपीएससी नहीं, यूपीएससी भी अभी कांटेक्ट हो रही है। अभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस अधिकारी कंपनियां निर्धारित करेगी। इतना ही नहीं तो यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता है, वंशभेदी व्यवहार होता है, जातिवादी व्यवहार होता है। इस वजह से बहुत सारे हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र जो है वो सुसाइड कर दिए। एक तो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, कोई तो भी इक्का दुक्का आदमी हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में चला जाता है, उसको भी सुसाइड करना पड़ रहा है। एक तो फीस बढ़ा दी, उस वजह से हमारे बच्चों को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हम लोग नहीं ले सकते। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां है, बीजेपी की सरकार है, जेएनयू में इतना बड़ा मामला चल रहा है, एबीवीपी चुप है, बिल्कुल चुप, कोई बयानबाजी नहीं कर रही है एबीवीपी। और जितने भी बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं जेएनयू में, वो सारे अपर कास्ट के बच्चे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शर्मा, शुक्ला, सारे अपर कास्ट के बच्चे उसकी लीडिंग कर रहे हैं। संगठन विद्यार्थी जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो हमारे होते हैं। संगठन अगर दुश्मन होके रहेंगे तो हम लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। जो बातें आपको बताई जा रही, न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया। आज ही मैंने सुबह वामन मेश्राम साहब से बात की जेएनयू के रेफरेंस में, और ये जो देश भर में जो फीस में वृद्धि जो हो रही है उसके रेफरेंस में हमने बात की। तो साहब ने कहा कि इमीडिएटली एजुटेशन प्लान बनाओ। अभी हम लोग पहले फर्स्ट फेज में हम लोग प्लान बना रहे हैं कि 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने हम एजुटेशन प्लान बनाएंगे, और उसके बाद में हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में एक राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे दिल्ली में। इस प्रकार से हम लोगों को, इस रणनीति पर हम लोगों को काम करना होगा, इस रणनीति पर हम लोगों को प्लान बनाना होगा। जेएनयू का मामला उन लोगों ने खड़ा किया, और एक मामला उन लोगों ने अभी हिवाड़ी अधिवेशन अभी शुरू हुआ, और हिवाड़ी अधिवेशन में उन्होंने एनआरसी का मामला लाया, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। अब वो मामला 24 घंटे टीवी पर चर्चा में चल रहा है। मुसलमानों को लगता है कि ये हमारा मामला है। जो बातें आपको बताई जा रही, मुसलमानों को क्या लगता है कि ये हमारा मामला है। करीबन 19,06,657 लोग जो है असम के, उनको नागरिकत्व का मामला खड़ा हो चुका है। उसमें से 12.5 लाख SC ST OBC के लोग हैं, और सिर्फ 7 लाख जो है मुस्लिम लोग हैं। अब मुसलमानों को क्या लगता है कि ये मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ये मामला मुस्लिमों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला सबसे ज्यादा SC ST OBC के साथ जुड़ा हुआ मामला है।
साथियों, वो लोग इस प्रकार से बिल पारित कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की जो राजनीतिक जो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, राष्ट्रपति राजवट महाराष्ट्र में अभी लागू हुई है। क्या परिस्थिति है? आप लोगों को लगेगा कि महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां चल रही है इसमें छात्र नौजवानों का कुछ भी नहीं है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो राजनीति हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य निर्धारित कर रही है, उस राजनीति के संदर्भ में अगर हमारे छात्र नौजवानों को अगर जागरूक नहीं किया जाए तो छात्रों को इस बात का ये षड्यंत्र छात्रों को समझ में नहीं आएगा। साथियों, जो महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बनी हुई है, क्या परिस्थिति है महाराष्ट्र में? भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा जो है, आज अगर महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां जो निर्माण हुई है, इस परिस्थितियों में आज अगर क्लियर मेजोरिटी अगर बीजेपी को नहीं आई है, अगर क्लियर मेजोरिटी अगर बीजेपी को नहीं आई है, तो हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ये भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार छात्रा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ तथा जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, इनकी बदौलत है। नहीं तो बीजेपी ने तो सेटिंग की थी 220 के ऊपर। पहले ही उन लोगों ने घोषित कर दिया था कि अभी मिशन 220 जानते हो। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों ने जिस प्रकार से ईवीएम के विरोध में जिस प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा ने जिस प्रकार से राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकालकर जनता में जो ईवीएम को लेकर जो जनजागृति लाई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होती है, ये जो जनजाति लाई, इस वजह से बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी में नहीं आई। इस वजह से नहीं आई। हम लोग सेंटर में हैं। ये भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा जो है, ये सेंटर में है। उनको क्या लगता है कि सरकार की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है? मैं कह रहा हूं ईवीएम की वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। छात्रों को लगता है सरकार की वजह से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से हमारी छात्र नौजवानों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो लोग छात्र के कल्याण एवं विकास के किसी भी प्रकार के बिल पारित नहीं कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लोग ऐसा सोचते हैं और मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्र हम लोगों को वोट नहीं देंगे। इनके वोट से थोड़ी ना चुनकर जाना है, चुनकर तो ईवीएम में सेटिंग करके जाना है। छात्रों ने वोट दिया या ना दिया। 2004 के पहले हमारे वोट का डर था कांग्रेस बीजेपी को, आज वोट का डर कांग्रेस बीजेपी को नहीं है। दुनिया में किसी भी देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर चुनाव नहीं होता, भारत में हो रहा है। क्योंकि साथियों, ये वोट का जो अधिकार है, ये राजा बनने का जो अधिकार है, राजा चुनने का जो अधिकार है, ये 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज को नहीं था। 1932 में लंदन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 17 अगस्त 1932 में जब कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, तो लंदन से लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार लंदन से लाए। ये वोट का अधिकार, राजा बनने का अधिकार। इस अधिकार को प्रभाव शून्य करने के लिए गांधी जी ने 21 दिन का आमरण उपोषण किया और जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट कर दिया और हमारे समाज से पुनः करार से दलाल और भड़वे पैदा हुए। जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया था, 80 के दशक में माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। काशीराम साहब ने नारा दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी। ब्राह्मण भारत में 3.5% है। 3.5% ब्राह्मणों ने सोचा संख्या इनकी ज्यादा है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है वोट उनके ज्यादा होते हैं। इंदिरा गांधी ब्राह्मण की लड़की थी, कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी लड़की थी। उसने सोचा कि हमारी संख्या 3.5% है और काशीराम साहब कह रहे हैं
कि वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेगा, 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेगा तो भारत के किसी भी ग्राम पंचायत का वो सदस्य नहीं बन सकता। तो देश का प्रधानमंत्री वो लोग चुन रहे हैं जो सदस्य ग्राम पंचायत के नहीं बन सकते। संख्या 3.5% है। 15 अगस्त 1947 में 11.5 लाख अंग्रेज थे और 45 लाख सिर्फ ब्राह्मण थे भारत में। जो बातें आपको बताई जा रही, 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारत में किसी भी ग्राम पंचायत का वो सदस्य नहीं चुन सकते, राजा कैसे बन सकते? इसलिए इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया। 70-80 के दशक में विदेशों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ था, मशीन फेल हुई। जो मशीन जापान में निर्माण हुई, वो जापान में भी मशीन के ऊपर चुनाव नहीं होता। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बैन ला दिया। अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, उस अमेरिका में भी ईवीएम मशीन के ऊपर चुनाव नहीं होता। ये नगर जिला के अन्ना हजारे राड़ेगंज सिद्धि के क्या कह रहे हैं? अरे कग्गत अभी पुराना हो चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोग चांद पर जा रहे हैं और हमारे लोग कग्गत की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि अन्ना हजारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? अन्ना हजारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ज्यादा अक्कल है अन्ना हजारे को। जो बातें आपको बताई तो अहमदनगर के हमारे कार्यकर्ता अन्ना हजारे को गए, बोले अन्ना जी आपकी एजुकेशन क्या हो, आपकी डिग्री क्या है? तो अन्ना हजारे 7वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, 7वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है लोग चांद पर गए। अबे जो चांद पर गए वो कग्गत पर चुनाव कर रहे हैं। जो चांद पर गए वो कग्गत पर चुनाव कर रहे हैं। जो बातें आपको बताई जा रही बहुत गंभीर बातें। जो विदेशों ने मशीन फेंक दी वो इंदिरा गांधी ने मशीन उठाई, 80 के दशक में भारत में लाई। 1982 में अभिषेक मनु संघवी नाम का जो कांग्रेस का जो एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसने सदन में चर्चा में रखी। पहला अनुमोदन अटल बिहारी वाजपेयी, जाति से ब्राह्मण, बीजेपी का, उसने समर्थन दिया। दूसरा अनुमोदन सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट का ब्राह्मण, उसने समर्थन दिया। कांग्रेस ने मशीन लाया, बीजेपी ने समर्थन दिया, कम्युनिस्ट ने भी समर्थन दिया और 2004 में सबसे पहले मशीन भारत में इस्तेमाल हुई। 2004 में कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता। फिर बीजेपी ने के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अडवाणी ने रथ यात्रा चलाई। बीजेपी के लोगों ने गुजरात में गोधरा हत्याकांड किया, लेकिन चुनकर कांग्रेस ही जा रही है। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग सोचने लगे कि साला मामला क्या है। जब छानबीन की 2004 में कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता, 2009 में फिर से कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता। इसके विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी अडवाणी, इन लोगों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब एफिडेविट फाइल किया, पहले हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने सुब्रमण्यम स्वामी को सवाल पूछा, हमारे छात्र नौजवानों से कैसे जुड़ा हुआ मामला है? छात्रों को क्या लगता है सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रही है? हम कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वो समझ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने सुब्रमण्यम स्वामी को सवाल पूछा, आप कह रहे हैं मशीन में गड़बड़ी होती है, तो इनमें क्या गड़बड़ी होती है, थोड़ा बताइए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने मशीन के 4 फॉल्ट बताए। पहला फॉल्ट, मतदाता जब वो बटन दबाता है, वोट किसको गया ये मतदाता को दिखाई नहीं देता। पहले बैलेट पेपर था, अगर मतदाता ने अगर पंजा के ऊपर अगर मोहर लगाई तो कमल पर ट्रांसफर नहीं होती थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मतदाता जब बटन दबाता है वोट किसको गया पता नहीं चलता। ये इसका पहला फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट, इस वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। इस वजह से तीसरा फॉल्ट, फिजिकल एविडेंस नहीं है। और चौथा फॉल्ट, मशीन में रिकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, रिकैलकुलेट सिस्टम है। ये 4 फॉल्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने बताए।
जैसे ही 4 फॉल्ट बताए तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा अगर इतने बड़े 4 फॉल्ट है तो इसमें सुधार लाने के लिए आपके पास क्या पर्याय है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ईवीएम मशीन आने के पहले भारत में एटीएम मशीन आई थी। ईवीएम मशीन आने के पहले भारत में एटीएम मशीन आई थी और किसी ग्राहक के अगर मान लीजिए किसी बैंक में 1 लाख रुपए है, अगर उसको पैसे निकालना है तो बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, इतना समय ग्राहक के पास नहीं है। इस वजह से वो एटीएम मशीन का इस्तेमाल करता है और जब 1 लाख में से वो एटीएम के द्वारा 10,000 रुपए निकालता है तो एटीएम मशीन उसको स्लिप देती है और उस स्लिप में लिखा होता है कि आपने 10,000 रुपए निकाले, 90,000 रुपए आपके खाते में अवेलेबल बैलेंस है। इस वजह से क्या होता है कि उस ग्राहक का वो एटीएम मशीन के ऊपर विश्वास होता है। और इतना ही नहीं, वो चाहे अगर ग्राहक नांदेड़ का हो लेकिन वो दिल्ली में एटीएम मशीन से पैसे निकाला हो तो उसका जिस बैंक में खाता होगा उस बैंक के ऊपर भी उसका विश्वास होता है। माननीय महोदय, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं आज जिस प्रकार से एटीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई है, अगर उसी प्रकार से अगर पेपर ट्रेल मशीन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर देती है तो मतदाता का विश्वास होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। यह जजमेंट की कॉपी है 8 अक्टूबर 2013 की। और प्यारा नंबर 29 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ ईवीएम मशीन के ऊपर चुनाव करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं होगा। अगर आपको स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी अगर चुनाव आप लोग करना चाहते हो तो आपको वीवीपैट मशीन लगानी होगी, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट मशीन लगानी होगी अगर स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करना चाहते हैं तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ईवीएम के ऊपर चुनाव करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, यह विश्वास है सुप्रीम कोर्ट का। 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। प्यारा नंबर 29 में, प्यारा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्यारा नंबर 28 में कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद में अगर किसी विधानसभा या लोकसभा में अगर कोई वाद विवाद होता है तो फिर गिनती ईवीएम मशीन की नहीं होगी, जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई उसकी मैन्युअली काउंटिंग होगी, मतलब 100% गिनती होगी। यह 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। 2013 का जजमेंट 2014 में लोकसभा का चुनाव था, सो चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई, बगैर पेपर ट्रेल मशीन चुनाव किया और बीजेपी 282 सीटा जीतकर चली गई। इसके विरोध में भारत ने किसी ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने आवाज ही नहीं बल्कि 2015 में ईवीएम की अंत यात्रा भी निकाली और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में वामन मेश्राम साहब गए और मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने 8 अक्टूबर 2013 को आदेश देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट की अवमानना का केस लेकर जब मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। तो चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया जानते हो? बोले भारत सरकार ने पैसे नहीं दिए, इस वजह से हमने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई। तो हम चुनाव आयोग को कह रहे हैं, गधे समझ रहे हो क्या? अबे पैसे नहीं दिए तो कागज पर चुनाव करना था ना, मशीन पर क्यों किया? हाँ, देश का इतना बड़ा चुनाव, लोकतंत्र का मामला, जनता के भविष्य का मामला, अगर भारत सरकार ने अगर पैसे नहीं दिए तो चुनाव आयोग कागज पर चुनाव कर सकता था, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कागज अभी पुराना हो चुका है। अच्छा, तो भारत का चुनाव आयोग अगर ह्यूमन इंडेक्स कह रहा है कि भारत का 185वां नंबर है, अगर ह्यूमन इंडेक्स कह रहा है तो क्या चुनाव आयोग के लोग जो है वो अमेरिका से ज्यादा बुद्धिमान है क्या? है? ज्यादा बुद्धिमान है? बोले कागज पुराना हो चुका है। फिर क्या कहते हैं? अगर कागज पर चुनाव करेंगे, चुनाव आयोग कहते हैं अगर कागज पर चुनाव करेंगे तो कागज जो है वो बांस से बनता है, बांस काटना पड़ेगा और बांस जंगल से आता है, पर्यावरण खतरे में आएगा, एनवायरमेंट खतरे में आएगा। अबे 5 साल में जितना कागज नहीं लगता ना उतना भारत में हर दिन न्यूज़पेपर छपता है, तब तेरा एनवायरमेंट किधर जाता है? हैं?
हर दिन न्यूज़पेपर छपता है, 5 साल में जितना बैलेट नहीं लगेगा। फिर चुनाव आयोग के लोग कहते हैं कि कग्गत अगर इस्तेमाल करेंगे तो गिनने के लिए बहुत समय लगेगा। तो तुमने जब नोटबंदी 1 मिनट में की तो अरबों खरबों रुपया गिनने के लिए मशीन तुमने बनाई, तो फिर नोट बनने की अगर मशीन है तो वोट गिनने की भी मशीन बना लो। हाँ, रोका किसने? चुनाव आयोग जो है वो बहाने बता रहा है। और साथियों, जब चुनाव आयोग ने कहा भारत सरकार ने पैसे नहीं दिए, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और 3,567 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग को देना पड़ा। ये अगर किसी के बदौलत हुआ तो वो अकेले व्यक्ति है, उसका नाम है वामन मेश्राम। 3,756 इंच का सीना झक मार के दिए, 3,567 करोड़ रुपया दिया। और 2019 में ये जजमेंट है, 24 अप्रैल 2017 का जजमेंट। मेश्राम साहब ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लेकर गए थे उसका जजमेंट है। मेश्राम साहब ने केस जीत लिया, चुनाव आयोग केस हारी। चुनाव आयोग को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को कि सितंबर 2018 तक किसी भी परिस्थिति में आपको पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। आज अगर 13 लाख पेपर ट्रेल मशीन अगर चुनाव आयोग को लगानी पड़ी तो ये वामन मेश्राम साहब के बदौलत है। चुनाव आयोग को 13 लाख पेपर ट्रेल मशीन लगानी पड़ी। अभी पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई है। अभी आप लोग वोट देने के लिए जाते हो, अगर आपने पंजे की बटन दबाई तो आपको पंजा डिस्प्ले पर दिखाई देता है या नहीं? आपने कमल की बटन दबाई, कमल दिखाई देता है। आपने हाथी की बटन दबाई, हाथी दिखाई देता है। आपने खटिया की बटन दबाई, खटिया दिखाई देता है। आज दिखाई दे रहा है, लेकिन चोरी कब पकड़ी जाएगी? जो दिखाई दे रहा है उसकी अगर 100% गिनती नहीं होगी तो चोरी पकड़े जाने वाली नहीं है। जो दिखाई दे रहा है पेपर ट्रेल मशीन में उसकी 100% गिनती ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने 3 रूल बनाए, 56C, 56D, 49A में। यह 56C क्या है? सेकंड नंबर के कैंडिडेट को रिकाउंटिंग करने का अधिकार होगा। एक तो फर्स्ट पर बीजेपी होती है या सेकंड पर कांग्रेस होती है, या फर्स्ट पर कांग्रेस होती है या सेकंड पर बीजेपी होती है, वो एक दूसरे के विरोध में रिकाउंटिंग करने वाले नहीं है। कोई उदाहरण नहीं है भारत में। तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 10वें नंबर को रिकाउंटिंग करने का अधिकार नहीं है। 56D का क्या कानून बनाया? बूथ पर जो पीठासीन अधिकारी होता है उस अधिकारी के मन के ऊपर छोड़ा तकरार लेना है या नहीं लेना है। अगर उसने लिख दिया तकरार करने वाला दारू पी के था, हवा में उड़ गई आपकी तकरार। अगर एक बूथ पर वाद विवाद हुआ तो एक बूथ की ही गिनती होगी। कांग्रेस ने 21 घटक दल के साथ में सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस ने कहा कम से कम 50 की तो भी गिनती करो। अबे इधर लिखा हुआ है 100% गिनती होगी, साला 50 की बात कर रहे हो? 100% गिनती होगी लिखा हुआ है, मैन्युअली काउंटिंग होगी लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 50 नहीं, लेकिन एक विधानसभा के 5 बूथों की गिनती कर सकते हैं। 5 बूथों की गिनती का आदेश दिया। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, फंडामेंटल जो राइट्स हम लोगों को दिए उसका वायलेशन है। अभी एक विधानसभा में 250 बूथ होते हैं, एक लोकसभा में करीबन 2500-3000 बूथ होते हैं, उनमें से 5 बूथों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में आप लोग गोगल गाय ही कहते हो या क्या कहते हो? वो बहुत पैर होते हैं, उसको क्या कहते हो? गोंगल गाय। अगर उसके 2-4 पैर अगर टूट भी जाए तो गोंगल गाय रुकेगी क्या? चलती ही रहेगी? है रुकेगी गोंगल गाय? चलते ही रहेगी। अगर 250 बूथ में से अगर 5 बूथों की ईमानदारी से अगर गिनती होती है और 245 बूथों में अगर सेटिंग होती है तो कोई मामला बढ़ने वाला है नहीं।